बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजी फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने ओवरऑल इंट्रोडक्शन दिया था बायोकेमिस्ट्री का। फिर हमने आपको डिटेल में वाटर, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ाया था और उसकी टाइप्स भी पढ़ाई थी। आज का लेक्चर लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में है, जो कि इंतहाई अहम टॉपिक है। तो आइए फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 का बकिया हिस्सा आज शुरू करें। वेलकम बैक। आज हम लिपिड्स और उससे ऑनवर्ड्स के जो टॉपिक्स हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 में, उन्हें पढ़ेंगे। लिपिड्स दो सोर्सेज से आते हैं और दो शक्लों में मिलते हैं। प्लांट से हासिल होने वाले लिपिड्स आयल की शक्ल में मिलते हैं और आयल जो है वो आप देख सकते हैं कि इन बोतलों में आयल भरा हुआ है। तो आयल ऑलवेज कम्स फ्रॉम प्लांट सोर्स और आयल एट रूम टेम्परेचर इज ऑलवेज इन द लिक्विड फॉर्म। जबकि दूसरा फैट्स हैं जिसे चर्बी कहते हैं, उनका सोर्स एनिमल्स हैं और फैट ऑन रूम टेम्परेचर इज ऑलवेज फाउंड इन सॉलिड फॉर्म। फैट को आप अगर हीट अप करेंगे तो वो लिक्विड हो जाएगा, लेकिन अगेन वो सॉलिडिफाई हो जाएगा एज द टेम्परेचर कम्स टू द नॉर्मल स्टेट। थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करते हैं। 1943 में बिलोर ने टर्म लिपिड इस्तेमाल किया था। बिलोर, हु वाज अ साइंटिस्ट, ही यूज्ड द टर्म लिपिड। और लिपिड्स भी प्रोटीन की तरह और कार्बोहाइड्रेट्स की तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और इनकी कंपोजिशन में 3 मुख्तलिफ एटम्स होते हैं, दैट इज़ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यही 3 एटम कार्बोहाइड्रेट्स में भी होते हैं, लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड कार्बोहाइड्रेट मसलन ग्लूकोज का फार्मूला लिखें और उसे कंपेयर करें किसी भी ऑर्डिनरी लिपिड मॉलिक्यूल से, तो ग्लूकोज में C6H12 और O6 होता है, यानी हाइड्रोजन का तनासब ऑक्सीजन से सिर्फ 2 गुना ज़्यादा होता है। जबकि यहाँ पर आप देखिए हाइड्रोजन 104 आइटम्स हैं अगेंस्ट ऑक्सीजन विच इज़ ओनली 6 आइटम्स। तो ये 19 टाइम्स से भी हायर हो गया हाइड्रोजन एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो इफ़ यू वांट टू कंपेयर दी कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड बाय एम्पेरिकल फार्मूला, तो हाइड्रोजन का तनासब कार्बोहाइड्रेट्स में 2:1 होता है, जबकि लिपिड में मेनी फोल्ड ये रेशियो हायर होता है। लिपिड्स आर insoluble in water. As you can see here, this is a water and lipids are floating on the surface. तो पानी जो कि इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, इसमें लिपिड्स डिज़ोल्व नहीं होते, और अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे मिट्टी का तेल है, अल्कोहल वगैरह है, तो इसमें ये सॉल्युबल होते हैं। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स are different than inorganic solvents. Water is inorganic solvent and lipids won't dissolve in it. और जहाँ तक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स का ताल्लुक है तो लिपिड्स इसमें डिज़ोल्व हो सकते हैं। हमने प्रोटीन की 4 टाइप्स पढ़ी थी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटर्नरी प्रोटीन। हमने फिर कार्बोहाइड्रेट की 3 टाइप्स पढ़ी थी, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। इस तरह से आज हम लिपिड्स की टाइप्स पढ़ेंगे जो भी 4 हैं। एसाइल ग्लाइसरोल लिपिड्स विच आर अदरवाइज कॉल्ड ट्राइग्लाइसरोल, देन वैक्स लिपिड्स, दे आर वेरी कॉमन बट लिटिल इज नोन अबाउट देम। आज जब एग्जाम्पल्स देंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये कॉमन है। थर्ड टाइप ऑफ लिपिड इज फास्फोलिपिड विच इज़ अ कंपोजिशन मटीरियल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, फास्फोलिपिड्स। और चौथा टर्पिनॉइड लिपिड्स हैं, ये भी बड़े कॉमन हैं और मिसालों से आज आपको पता चलेगा कि हाउ कॉमन दीज 4 टाइप ऑफ लिपिड्स आर। पहला टाइप जो है लिपिड का एसाइल ग्लाइसरोल है,
जिसको ट्राइग्लाइसरोल भी कहते हैं। इट कम्स इन दी फैट्स एंड ऑयल फार्म। फैट फार्म में है तो ये एनिमल सोर्स से आएगा, ऑयल फार्म में है तो ये प्लांट सोर्स से आएगा। अच्छा, एसाइल ग्लाइसरोल आर रिच सोर्स ऑफ एनर्जी एंड दे सप्लाई ओवर डबल एनर्जी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब कार्बोहाइड्रेट के अगर 1 मिलीग्राम से एनर्जी जितनी हासिल होगी तो लिपिड 1 मिलीग्राम ले लें तो उससे दुगने से भी ज़्यादा एनर्जी आपको हासिल होगी। तो दे प्रोवाइड मोर एनर्जी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। 16 किलोग्राम फैट होता है पर पर्सन। कोई इंसान दुबला पतला हो और आपको वहमो गुमान में भी नहीं होगा उसको देख करके इसमें 16 किलोग्राम चर्बी है, लेकिन हर सेहतमंद इंसान के जिस्म में 16 किलोग्राम चर्बी है। उसकी वजाहत ये है कि आप बने हैं सेल से और आपके सेल मेम्ब्रेन में फास्फोलिपिड है। तो एक सेल में पाए जाने वाले फास्फोलिपिड को मल्टीप्लाई कीजिए 60 ट्रिलियन सेल से। फर्स्ट ईयर के चैप्टर 4 में लिखा हुआ है कि एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग की बॉडी में 60 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। तो एक सेल की फास्फोलिपिड की वैल्यू को मल्टीप्लाई कीजिएगा 60 ट्रिलियन सेल से तो ये वैल्यू 16 किलोग्राम आ जाएगा। और 16 किलोग्राम चर्बी से 1,44,000 किलो कैलोरीज एनर्जी हासिल होती है, जो किसी भी इंसान को 40 से 50 दिन तक जिंदा रहने के लिए ये काफ़ी होती है। एसाइल ग्लाइसरोल की बनावट में 3 फैटी एसिड्स और 1 ग्लाइसरोल होता है, यानी 1 ग्लाइसरोल विल कंडेंस विद 3 फैटी एसिड्स, तो ये एसाइल ग्लाइसरोल बनेगा। और 3 फैटी एसिड्स की कंडेंसेशन की वजह से यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल होगा ट्राइग्लाइसरोल। Here you can see कि this is 1 glycerol, फैटी एसिड 1, 2, 3, तो 3 फैटी एसिड्स कंडेंस करें ग्लाइसरोल से तो ये ट्राइग्लाइसरोल बन जाएगा। एसाइल ग्लाइसरोल 2 तरह के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड एसाइल ग्लाइसरोल सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं एट ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर। मोस्टली हमें ये एनिमल से हासिल होते हैं। आम तौर पर हम इनको चर्बी के नाम से जानते हैं, जैसे कि स्टीरिन फैट है जो कि बीफ और मटन से हासिल होती है। बीफ का जो गोश्त है वो भैंस और गाय से हासिल होता है, और भेड़ बकरी से हासिल होने वाला जो गोश्त है उसे मटन कहते हैं। तो ये आप इसमें ये चर्बी देख सकते हैं काफ़ी मिकदार में मौजूद है और ये सॉलिड है। अनसैचुरेटेड एसाइल ग्लाइसरोल रूम टेम्परेचर पे ये अमूमन लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं एंड यू कैन गेट देम फ्रॉम द प्लांट्स, और पर्टिकुलरली जो ऑयल सीड प्लांट्स होते हैं उनमें से ये हासिल होते हैं। और लैनोलिन जो कि कॉटन सीड से हासिल होता है, या कोरोली का ऑयल है, सनफ्लावर का ऑयल है, कोकोनट का ऑयल है, सर में लगाने के लिए या पकोड़े तलने के लिए जो सरसों का तेल होता है, ये सारे के सारे प्लांट ऑयल्स हैं। Now we come to second type of lipid, which is called wax lipid. They are very simple type of lipids. इनको बनाने के लिए you need 1 molecule of fatty acid which will join with the ester bond with 1 molecule of alcohol. तो एक फैटी एसिड का मालिक्यूल, एक अल्कोहल का मालिक्यूल, इनके बीच में ईस्टर बॉन्ड इनको ज्वाइन करके वैक्स में कन्वर्ट कर देता है। वैक्स को उर्दू ज़ुबान में मोम कहते हैं, और हनी बी का जो ये हाइव है, शहद की मक्खियों का जो छत्ता है, इसे आप हासिल करें, निचोड़ें, शहद अलग हो जाएगा, बाकी जो भी आपके हाथ में मवाद लग जाएगा वो असल में वैक्स है। और वैक्स इंतहाई काम की चीज़ें से मोमबत्ती भी बनती है। पतंग उड़ाने के लिए जो डोर को सख्त बनाया जाता है, मांझा लगाया जाता है, उसमें भी वैक्स इस्तेमाल होता है। जूते टाकने के लिए मोची जो धागा इस्तेमाल करता है, उसे भी वक्तन फ़वक्तन वो वैक्स लगाकर सख्त कर रहा होता है।
तो बड़े काम की चीज़ है ये। नाउ wax are very common lipids. They may be found on the surface of stem, leaves, flower petals, fruit skin, animal skin, fur of the animals, feathers of the birds. यानी ये कॉमन है, हर जगह पर होते हैं, और जिस स्ट्रक्चर में ये होते हैं उस स्ट्रक्चर को ये वाटर रिपेलेंट बना देते हैं। एज यू कैन सी, ये जो लोटस प्लांट का लीफ है बड़े से सरफेस वाला, इस लीफ के ऊपर आपको ये पानी के कतरे खड़ी हालत में मिल रहे हैं। ये जज़ब इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि सरफेस ऑफ दिस लीफ इज़ वैक्सी, और इस वैक्स की वजह से ये लीफ जो है पानी को जज़ब होने नहीं देता। तो गोया वैक्स आर वाटर रिपेलेंट, ये पानी को दूर रखते हैं, जज़ब होने नहीं देते। कुछ मिसालें देख लेते हैं। वैक्स होने की वजह से पानी ह्यूमन स्किन में भी जज़ब नहीं होता। बिल्ली हो गई, उसके साथ जो दूसरे जानवर हैं जिनकी फर होती है, इन पे अगर आप पानी फेंक दें तो झटका देकर हटा देते हैं। ये फर के अंदर जो है वैक्स होता है, तो उसमें भी पानी जज़ब नहीं होता। बत्तख सारा दिन पानी पे रहती है क्योंकि ये इसका नेचुरल हैबिटेट है, लेकिन इसके अंदर पानी कभी जज़ब नहीं होता। अगर जज़ब होता तो क्या होता कि आपने बत्तख छोड़ी पानी में, 2 किलोग्राम वज़न था, 24 घंटे के बाद निकालते तो पानी अगर घुसता तो वज़न ज़्यादा हो जाता, लेकिन बत्तख का वज़न जो पहले होता है बाद में भी वही होता है, क्योंकि इसके परों के अंदर वैक्स होता है। तो वैक्स वाटर रिपेलेंट है, तो ये पानी जज़ब नहीं करेगी। अभी हम तीसरी टाइप का लिपिड पढ़ रहे हैं जिसको हम कहते हैं फास्फोलिपिड। ये मैं आपको एक क्लोज डायग्राम दिखा रहा हूँ। सेल मेम्ब्रेन जो कि लिपिड बायलेयर मॉडल की बनी हुई है, सिंगर और निकलसन ने इसे एक्सप्लेन किया था 1973 में। तो ये सेल पे मेम्ब्रेन का जो बैरूनी तह है एक्टोप्लाज्म, ये इसका अंदरूनी तह है एंडोप्लाज्म। इसमें आप देखें तो ये फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं। So there's a one layer of phospholipid molecule in the outer side of the cell membrane, other layer of phospholipid molecule towards the inner side of cell membrane। और इसको अगर आप थोड़ा खोल के देखें तो ये बैरूनी तह है सेल मेम्ब्रेन की, और ये अंदर वाली तह है सेल मेम्ब्रेन की, और इसमें एक कतार में ये फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल हैं, दूसरी कतार में नीचे ये फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल हैं। अगर आप देखें को फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल का राउंडेड हेड होता है, ये फास्फेट होता है, और इसमें जो लटकने वाले 2 हेयरी लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये फैटी एसिड्स होते हैं। यू कैन सी दिस इज़ अ हेड रीजन, इसमें फास्फेट होता है, इसके टेल में फैटी एसिड्स होता है। तो हेड टेल, तो ये एक लेयर ऊपर होगी, और नीचे भी हेड टेल दूसरी लेयर नीचे होगी। और फास्फोलिपिड की सेल मेम्ब्रेन में जो अरेंजमेंट होती है कि इनकी टेल आर फेसिंग टू ईच अदर और हेड इज अवे फ्रॉम ईच अदर। फास्फोलिपिड के अंदर जो फास्फेट होता है ऊपर होता है, तो ये हाइड्रोफिलिक होता है, यानी यहाँ से ये एरिया वाटर लविंग है, वाटर कैन बी टेकन इन। और ये जो टेल में फैटी एसिड्स है तो ये हाइड्रोफोबिक है, वाटर कैन नॉट बी टेकन इन। इसको थोड़ा सा और समझें आप। ये 2+1 का मतलब होता है कि देयर आर 2 फैटी एसिड्स फाउंड इन द टेल एंड देयर इज अ 1 फास्फेट फाउंड इन द हेड। और हेड रीजन जो है हाइड्रोफिलिक होता है और टेल रीजन जो है हाइड्रोफोबिक होता है। तो आपने देखा कि ट्राइग्लासरोल 3+1 थे, वैक्स 1+1 थे, और ये जो फास्फोलिपिड है वो 2+1 है, यानी फैटी एसिड्स और दूसरी मॉलिक्यूल्स की तादाद। चौथे किस्म के लिपिड्स जिनके बारे में कम लोग जानते हैं लेकिन ये काफ़ी पॉपुलर हैं, दे आर नोन एज टर्पिनॉइड लिपिड्स, और ये 3 किस्म के हैं। सो टर्पिनॉइड लिपिड्स हैव सब टाइप्स, टर्पिन्स, कैरोटीनॉइड लिपिड्स एंड स्टेरॉइड लिपिड्स। नाउ ये जो टर्पिन लिपिड्स हैं ये खुशबुएं पैदा करने के काम आते हैं। तो अगर आप किसी भी परफ्यूम को खोलें तो परफ्यूम तहलील हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर टर्पिन्स हैं, और टर्पिन्स आर वोलेटाइल इन नेचर,
they won't stay at a place, they will move from one area very speedily to the other area. तो टर्पिन लिपिड्स गुलाब के पत्तों में, लेमन में और दूसरे जो भी फ्लावर्स वगैरह की खुशबू हैं, इनमें टर्पिन्स इस्तेमाल होते हैं। तो आप इनको फूलों में हासिल कर सकते हैं, फूलों में से हासिल कर सकते हैं। स्टीरॉयड लिपिड जो हैं ये भी बहुत कॉमन हैं, रादर मोस्ट कॉमन स्टीरॉयड्स जो हैं वो हैं, और ये विटामिन डी का प्रीकर्सर हैं। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, अल्डोस्टेरोन, कार्टिजोल और बाइल साल्ट। आप जानते हैं कि टेस्टोस्टेरोन मर्दों का रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन औरतों का रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, एल्डोस्टेरोन मर्दों में भी पाया जाता है, औरतों में भी पाया जाता है। सो इज़ द ट्रू विद द कोलेस्ट्रॉल। तो ये सारे हार्मोन्स हैं जो एंडोक्राइन सिस्टम से रिलीज होते हैं, एंड विटामिन डी भी होता है। तो इन सब का प्रीकर्सर जो है वो स्टीरॉयड लिपिड्स हैं। तो स्टीरॉयड लिपिड्स के बारे में अमूमन सवाल आता है कि विच काइंड ऑफ लिपिड्स आर फाउंड इन सेक्स हार्मोन्स। तो आसान सा जवाब ये है कि इन सेक्स हार्मोन्स मोस्टली स्टीरॉयड लिपिड्स आर प्रेजेंट। इन हार्मोन की फंक्शंस हम फर्स्ट ईयर इंटर के चैप्टर नंबर 3 कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। कैरोटीनॉइड लिपिड्स आर 6 इन टोटल, जिसमें ज़ैंथोफिल है, कैरोटीन है, बीटा कैरोटीन है वगैरह। तो इनकी कॉम्बिनेशन मिलके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के कलर्स बनाती है। आप महसूस कर सकते हैं कि फ्रूट्स के बड़े ब्यूटीफुल कलर्स होते हैं और फ्लावर्स के भी बड़े ब्यूटीफुल कलर्स होते हैं। तो कलर पैदा करना कैरोटीनॉइड लिपिड का काम है, खुशबुएं पैदा करना टर्पिन्स लिपिड का काम है, और स्टीरॉयड लिपिड्स जो है वो ज़्यादातर सेक्स हार्मोन्स की कंपोजिशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो इसी के साथ हमारा लिपिड का पोर्शन पूरा हुआ। लेट अस नाउ मूव टू 2 मॉलिक्यूल्स, दैट इज RNA और DNA, which are collectively called as a nucleic acids। आगे बढ़ने से पहले मैं वाज़े करूं कि देयर आर 2 टाइप ऑफ सेल्स। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता पर उसमें न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, न्यूक्लियोइड के नाम से पहचाने जाते हैं। और दूसरा यूकैरियोटिक सेल होता है, उसमें न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, जिसमें से एक है DNA और दूसरा है RNA। आगे बढ़ने से पहले DNA और RNA के मुतालिक जो कन्फ्यूजन है उसको भी एक्सप्लेन करते चले। अगर मैं सवाल करूं कि DNA न्यूक्लियस में पाया जाता है और जवाब आता है हाँ, तो ये गलत जवाब है, क्योंकि साइटोप्लाज्म के 2 ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड्स, जिसके पास अपना DNA होता है। तो DNA इज़ नॉट ओनली फाउंड इन न्यूक्लियस, it's also found in cytoplasmic structures such as mitochondria and chloroplast plastids। तो ये कन्फ्यूजन है। दूसरा, अक्सर कहा जाता है कि DNA इज डबल स्ट्रैंडेड, लेकिन 3 किस्म के RNA में से जो मैसेंजर RNA है, ट्रांसफ़र RNA है और जो राइबोसोमल RNA है, तो उन तीनों में से राइबोसोमल RNA भी DNA की तरफ डबल स्ट्रैंडेड है। न्यूक्लियोटाइड का फ़र्क अपनी जगह होता है, तो हम इसको आगे के चैप्टर्स में मज़ीद वाज़े करेंगे। पर अब इस वक्त तक ये बताएं कि DNA may not necessarily be found in the nucleus, it is found in cytoplasmic structures as well। इवन अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में तो न्यूक्लियस नहीं होता, तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता तो DNA उसके क्रोमोसोम्स में होता है, जो कि साइटोप्लाज्म में खुले फिर रहे होते हैं। और 2 तरह का DNA होता है, क्रोमोसोमल DNA विच इज़ फाउंड इन द क्रोमोसोम्स, और प्लाज्मिड DNA विच इज़ फाउंड आउटसाइड द क्रोमोसोम, जिसको प्लाज्मिड DNA कहते हैं या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA कहते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड से मुतल्लिक कुछ कन्फ्यूजन्स हैं जो अभी भी मैंने वाज़े की और इंशाल्लाह आगे के लेक्चर्स में भी वाज़े करेंगे।